हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोस्तों, ये चैप्टर क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी इस चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? वंशागति और विविधता के सिद्धांत, यानी वंशागति और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? वंशागति या अनुवांशिकता, यानी वंशागति को ही अनुवांशिकता भी बोलते हैं। तो दोस्तों, वंशागति क्या होती है? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही अनुवांशिकता कहलाता है। यानी अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेरेंट है, उसका जो लक्षण है उसके संतान में जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता। यानी माता पिता के लक्षणों का उनके संतान में जाना ही अनुवांशिकता कहलाता है। तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब आइए हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। विभिन्नता यानी वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, यानी विभिन्नता क्या होती है? तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। यानी एक ही पेरेंट से अलग अलग समय में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इसे ही वेरिएशन कहते हैं, यानी विभिन्नता कहते हैं। जैसे जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, दैहिक और जननिक। दैहिक विभिन्नता किसे कहते हैं? यानी जो संतान उत्पन्न हुए हैं या जो भी जीव हैं, उनका शारीरिक मतलब वो शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? दैहिक विभिन्नता। और जननिक विभिन्नता में क्या होती है? यानी उन दोनों जीव के जनन अंग एक दूसरे से अलग होंगे, यानी एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, तो इसे जननिक विभिन्नता बोलते हैं। तो ये आपका विभिन्नता क्लियर हो गया। अब देखिए, इससे क्वेश्चन आता है कौन सा? विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है? यानी विभिन्नता किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है? लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा लैंगिक जनन। अब ये जान लीजिए लैंगिक जनन क्यों होगा। क्योंकि लैंगिक जनन में आप जानते हैं कि दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। तो दो पेरेंट यानी दो अलग अलग प्रकार के डीएनए इसमें होंगे। तो जब दो डीएनए मिलकर किसी नए डीएनए का निर्माण करेंगे तो वो इन दोनों से अलग ही होगा। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, रेड कलर है और वाइट कलर है, तो रेड कलर और वाइट कलर को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? पिंक कलर, यानी गुलाबी कलर बनेगा। तो ये इन दोनों कलर से अलग है, यानी यहाँ पे वेरिएशन आया ना, यानी विभिन्नता आई ना। जैसे वो पेरेंट्स अपने अलग हैं, क्योंकि इनमें माता और पिता दोनों के ही लक्षण आए हैं। वही बात करें अलैंगिक जनन की, तो यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट होता है, यानी यहाँ पे जो डीएनए होगा, तो जो पेरेंट में डीएनए है वही डीएनए कहाँ जाएगा? उसके ऑफस्प्रिंग में। तो जो इन्फॉर्मेशन इसमें है, यानी जो लक्षण इसमें है वो सेम लक्षण इसके संतान में जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। अनुवांशिकी क्या किसे कहते हैं? वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को ही अनुवांशिकी कहते हैं। यानी वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अब इसके जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822। कहाँ? जर्मनी में। अब इनका प्रयोग देखिए, इन्होंने उद्यान मटर पे अपना प्रयोग किया था। कितने समय के लिए? 7 साल के लिए। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। और जो इनके इस एक्सपेरिमेंट यानी 7 साल के एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट आया, उन्होंने एक पत्रिका में रखा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यानी सारे रिजल्ट को इन्होंने इस पुस्तक या पत्रिका में रखा। अब आइए ये देखते हैं कि इन्होंने उद्यान मटर को ही अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना। तो इसके निम्न कारण है। देखिए, पहला क्या है? यह 1 वर्षीय पौधा होता है, यानी जो मटर का पौधा होता है वह 1 वर्षीय होता है, यानी 1 वर्ष में ही यह तैयार हो जाता है। दूसरा क्या है? आसानी से उगाया जा सकता है, यानी इस पौधे को हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। तीसरा, बीज
विपरीत लक्षण प्रेजेंट होते हैं। यानी इसमें जो विपरीत लक्षण, यानी जैसे विपरीत लक्षण यानी लंबा जो है उसका बौना, उसका विपरीत लक्षण क्या हो जाएगा, बौना। तो लंबा और बौना ये दोनों लक्षण इस पौधे में पाए जाते हैं। ठीक, अब चौथा इसका क्या है, इसका पुष्प द्विलिंगी होता है, यानी इसके पुष्प में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। पांचवा, इसमें स्वपरागण होता है। सिंपल सी बात है, जब ये पुष्प द्विलिंगी है तो इसमें स्वपरागण होगा ही, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों इसी पुष्प में स्थित हैं, तो इसमें स्वपरागण होता है। अब छठवा इसका क्या है, देखिए, एक ही पीढ़ी में अधिक मात्रा में बीज यानी सीड उत्पन्न करता है। यानी ये अपनी एक ही पीढ़ी में बहुत ही अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करता है। तो ये आपके निम्न कारण थे जिसकी वजह से उद्यान मटर को ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग में पौधों के 7 लक्षण लिए। अब इन 7 लक्षण को हम देख लेते हैं कौन कौन से लक्षण थे। तो ये देखिए आपका लक्षण होगा यहाँ प्रभावी और उसका अप्रभावी रूप है। तो देखिए पहला लक्षण क्या था, लंबाई, यानी पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई प्रभावी में क्या आ जाएगा, लंबा। अप्रभावी इसका क्या हो जाएगा, बौना। ठीक, अब सीड शेप यानी बीज का आकार, तो राउंड रिंकल्ड, यानी राउंड यानी गोल और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। तो राउंड इसका प्रभावी हो गया और अप्रभावी क्या होगा, रिंकल्ड। अब सीड कलर यानी बीज का रंग, येलो प्रभावी हो जाएगा, अप्रभावी क्या हो जाएगा, ग्रीन। फ्लावर कलर यानी फूल का रंग, पर्पल यानी बैगनी इसका प्रभावी हो जाएगा और सफ़ेद अप्रभावी हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन यानी फूल की स्थिति, एक्सियल प्रभावी हो जाएगा और टर्मिनल अप्रभावी हो जाएगा। अब देखिए एक्सियल और टर्मिनल होता क्या है। एक्सियल यानी देखिए यहाँ पे देखिए फिगर में बना दिया हूँ समझने के लिए। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ से एक फूल निकला, ठीक, और इसके जस्ट बगल से एक फूल निकल गया, तो इसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक, और टर्मिनल पोजीशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक फूल यहाँ से निकला और एक गैप करके यहाँ पे एक फूल निकलता है, यानी ऐसे ही इसमें फूल निकलते हैं एक गैप करके, तो इसे टर्मिनल पोजीशन बोल देंगे। अब पॉड कलर यानी फली का रंग, तो ग्रीन इसका प्रभावी हो जाएगा और येलो अप्रभावी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यानी 7वां जो है आपका लास्टवा, पोट शेप यानी फली का आकार, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड यानी फैली हुई और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़ी हुई। तो ये आप मेंडल ने पौधों के 7 लक्षण लिए थे, ये उसका प्रभावी है और यह अप्रभावी। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट जो है आपका समाप्त हुआ। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।